क्या ई कॉमर्स से हर महीने करोड़ों रुपए कमाना पॉसिबल है? तो यस, ये पॉसिबल भी है और आपकी सोच से भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जो हर महीने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ई कॉमर्स के थ्रू, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे बिल्कुल फ्री में ई कॉमर्स सीखा है, वो लोग भी करोड़ों रुपए महीने का कमा पा रहे हैं। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप लोग भी करोड़ रुपए की सेल जनरेट कर सकते हैं, और ये आपकी सोच से भी ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं लैपटॉप पे जाता हूँ और वहां पे आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये कैसे करना है। आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने अपने ई कॉमर्स स्टोर को स्केल करना है, उससे पहले आप लोगों ने कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि जो आप लोगों का कैश फ्लो है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने ऐड चलाना स्टार्ट कर दिए और अब आपके पास पैसा खत्म हो गया, क्योंकि याद रखिएगा जब भी आप लोग ऐड चलाते हो और उससे ऑर्डर आता है और ऑर्डर आप लोग किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू शिप करते हो, उसका पैसा आपके पास आते आते हफ्ते से 2 हफ्ते लग जाती है। तो आप लोगों ने एकदम से इतना स्केल नहीं कर देना कि आपने 2-4 दिन के अंदर ही अपने पास जितना भी पैसा था वो एड्स पे लगा दिया और अब आप लोगों के पास पैसा ही नहीं है दोबारा ऐड चलाने के लिए। तो इतना स्केल करो जितना आप लोगों का कैश फ्लो आपको इजाज़त देता है। सेकेंड, आप लोगों की जो इन्वेंट्री है, ये चीज़ भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि ये एक बहुत सी कॉमन मिस्टेक है जो हर ई कॉमर्स या मेजॉरिटी ऑफ ई कॉमर्स ब्रांड करते हैं जो न्यू न्यू आते हैं मार्केट में, कि वो एकदम से स्केल करना लग जाते हैं क्योंकि उनके पास ऑर्डर आ रहे होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि एकदम से उनकी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है और न्यू इन्वेंट्री आती है तो उन्हें 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो उन 2-3 हफ्ते में वो ऐड नहीं चला पाते। तो वो जब 2-3 हफ्ते ऐड नहीं चला पाते, वो जो जितनी भी लर्निंग की होती है, जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन की होती है, सब कुछ जीरो हो जाती है। तो फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का भी। तो हमेशा कैश फ्लो और अपनी इन्वेंट्री के हिसाब से आप लोगों ने स्केलिंग करनी है। और एक लास्ट चीज़, मैन पावर। अब एग्जांपल है कि आप लोग अकेले बंदे काम कर रहे हो, ठीक है, और आप दिन के 15 से 20 या लेट से 50 ऑर्डर ही प्रोसेस कर पा रहे हो, उससे ज़्यादा आप लोग प्रोसेस नहीं कर पाते अगर अकेले बंदे काम कर रहे हो। और आप लोग इतना स्केल कर लिया कि दिन के 100 ऑर्डर आने लग गए, तो फिर भी क्या होगा, आप लोग ऑर्डर को प्रोसेस नहीं कर पाओगे और ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर पाओगे, जिससे आप लोगों के कस्टमर को मसला होगा। तो इन 3 चीज़ों को ख्याल में अपने माइंड में रख के तभी आप लोगों ने स्केल करना है, वरना स्केल नहीं करना। और जितना भी करना होता है वो भी इस पर डिपेंड करता है। स्केलिंग, ये जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इट विल बी फोकस मोर ऑन क्रिएटिव साइड, क्योंकि आप लोगों को पता है अब मेटा थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव पे फोकस ज़्यादा करता है, या मेटा चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव को अलाउ करो, या फिर अपने ज़्यादातर क्रिएटिव पर इंट्रोड्यूस करवाते रहो डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट स्क्रिप्ट से, हुक से। तो आप लोगों ने इस तरह अपने क्रिएटिव पे ध्यान देना है। नंबर 2, आप लोगों ने ये वाली स्ट्रेटजी है, ये स्केलिंग तब स्टार्ट करनी है व्हेन यू आर ऑलरेडी गेटिंग 10 to 20 ऑर्डर्स अ डे। मतलब कि ये तभी ये वाली स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ तब करना जब आपको इतने ऑर्डर आ रहे हो। जब इतने ऑर्डर आ रहे होते हैं तो मेटा के पास एक इनफ डाटा आ जाता है कि हाँ ठीक है कि उसने किस लोगों को ऐड दिखाना है। बिकॉज इस स्ट्रेटजी में हम लोग ओपन टारगेटिंग करने वाले हैं, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग नहीं करेंगे। हम मेटा के जो हमारा डाटा है ऑलरेडी मेटा के पास, हम उसकी बेस पे लेवरेज लेंगे। और दूसरा, हम लोग जो है अपनी क्रिएटिव की बेस पे हम लोग फिर टारगेटिंग पे फोकस ज़्यादा करेंगे। तो एक चीज़ तो आप लोगों ने ये करनी है। दूसरा, यू शुड बी एबल टू, एक जो लास्ट रीज़न है रिक्वायरमेंट है बिफोर स्केलिंग या अप्लाइंग द स्ट्रेटजी, यू शुड बी एबल टू क्रिएट एटलीस्ट 3 एड्स पर वीक। हर हफ्ते आपको 3 एड्स बनाने पड़ेंगे। जब मैं एड्स की बात करता हूँ, मैं क्रिएटिव की बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअल क्रिएटिव जो ऐड है जो लोगों को दिखेगा। मैक्सिमम आप 6 बना लो, 10 बना लो, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, मिनिमम 3 होने चाहिए। वरना वही बात है, आप इतनी इफेक्टिवली ग्रो नहीं कर पाओगे या कंसिस्टेंट ग्रो नहीं कर पाओगे। इफ़ यू वांट कि लेट्स से आपने एक महीने 20 लाख की सेल की, अगले महीने 50 लाख की हो जाए, उसे अगले महीने 1 करोड़ की हो जाए, उसे अगले महीने 2 करोड़ की हो जाए, इतने बड़े बड़े जंप मारने हो तो आपको तो साथ क्रिएटिव भी और इंट्रोड्यूस करवाने पड़ते हैं। सो अब आप लोगों ने करना क्या है, या फिर आप लोगों ने जो क्रिएटिव बनाने हैं, आप लोगों ने जो क्रिएटिव बनाने हैं ना, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कि आप किस तरह अपने क्रिएटिव को बनाओगे, किस तरह आप लोग डिफरेंट एंगल्स की बेस पे क्रिएटिव बनाओगे। ये देख रहे हो, सीक्रेट फार्मूला फॉर $1 मिलियन ई कॉमर्स स्टोर। इस वीडियो को यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ और इसका आप लोगों को डॉक्यूमेंट का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाजमी देख लेना। इसके अंदर मैंने बताया हुआ है, क्योंकि वही बात है जो चीज़ ऑलरेडी आप लोगों को सिखा दी है, जो चीज़ ऑलरेडी बता दी है, उसे इस वीडियो में रिपीट करके इस वीडियो को लंबा बनाना, मुझे इस चीज़ का पॉइंट समझ नहीं आता। सो इस वीडियो को भी आप लोग अगर पहले नहीं देखा हुआ, लाजमी देख लीजिएगा कि मैंने बताया हुआ कि आप डिफरेंट क्रिएटिव कैसे बनाते हो, डिफरेंट एंगल्स कैसे बनाते हो, हुक्स कैसे बनेंगी, ये बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी देखना है अगर अभी तक नहीं देखा। लेट्स से आप लोगों ने ये वाली वीडियो देख ली, उसकी बेस पे आपने मल्टीपल लैंडिंग पेजेस भी बना लिए, मल्टीपल ऑफर्स बना ली, मल्टीपल क्रिएटिव्स बना लिए। मतलब कि आपको मल्टीपल ऑफर देनी है और हर ऑफर का अपना लैंडिंग पेज होगा
और उसके हिसाब से क्रिएटिव भी होंगे और हर ऑफर को आप मल्टीपल एंगल से मल्टीपल हुक्स के थ्रू प्रमोट करोगे। इसकी डिटेल यहाँ पे होगी तो देख लीजिएगा। हम अब मेन बात पे आते हैं, स्ट्रेटजी पे आते हैं, क्योंकि ये वीडियो स्ट्रेटजी के बारे में है। सो आप लोगों ने करना क्या, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी ऑडियंसेस में जाना है। यहाँ पे ऑडियंसेस के अंदर आप लोगों ने 3 ऑडियंसेस क्रिएट करनी है। पहली ऑडियंस आप लोगों ने बनानी है परचेज 60 डेज, जो मैं कि जिन्होंने लास्ट 60 डेज में आपसे चीज़ परचेज की। एक ऑडियंस आपने बनानी है परचेज 180 डेज की बेस पे, और एक आप लोगों ने ऑडियंस बनानी है वेबसाइट विजिटर एक्सक्लूडिंग परचेज 180 डेज। इन 3 बेसिस पे आपने कस्टम ऑडियंसेस अपनी बना लेनी है। बनाने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, अपनी कैंपेन सेटअप करनी है। कैंपेन सेटअप से पहले एडवर्टाइजिंग सेटिंग में भी जा सकते हैं। चलें ये कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। एडवर्टाइजिंग सेटिंग में जाना है और जहाँ पे देख रहे हैं ऑडियंस सेगमेंट्स, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको 2 ऑडियंसेस आ रही हैं, इंगेज ऑडियंस एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर। इंगेज ऑडियंस के अंदर आप लोगों ने ये वाली ऑडियंस डाल देनी है, वेबसाइट विजिटर एक्सक्लूडिंग परचेज 180 डेज। और एग्जिस्टिंग कस्टमर के अंदर आप लोगों ने ये वाली ऑडियंस डाल देनी है परचेज 180 डेज। ठीक है, सिंपल सा काम है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने ना कुछ चीज़ों को नोट करना है कि कौन सा जेंडर और कौन सा एज ग्रुप आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे रहा है। तो वो करने का आसान तरीका बता देता हूँ। आप लोगों की कोई भी कंपेन होगी, एक तो इसे लास्ट 30 डेज की जगह मैक्सिमम कर लीजिएगा, और जितनी भी आपकी प्रीवियस मंथ की कंपेन होंगी उस सब पे यहाँ पे व्यू चार्ट पे आता है ना, जैसे माउस लाते हैं व्यू चार्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे करूँगा तो देखिएगा जब और नीचे लेके आऊँगा तो यहाँ पे मुझे बता रहा होगा कि किस जेंडर से मुझे ज़्यादा सेल आ रही है या ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सेल आ रही है। वो जेंडर में यहाँ से देख लूँगा और किस एज ग्रुप से मुझे ज़्यादा अच्छी सेल आ रही है। इस 18 से लेकर 25, 35, 45 टू 55 इस रेंज ग्रुप में, या मोस्टली 54, इन 4 एज ग्रुप्स में ही ज़्यादातर सेल्स आ रही होती हैं। बट आपने देख लेना कि आपके ब्रांड के लिए किस एज ग्रुप या मल्टीपल एज ग्रुप से ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव सेल आ रही है। मैं जेनेरिक लेके चलता हूँ, 18 से लेकर 54 का जो एज ग्रुप है और जेंडर फॉर दिस ब्रांड मुझे अच्छी सेल देता है। मैंने उसी को ही अब फ्यूचर में ऐड दिखाना है। क्रिएट करनी है कैंपेन। लेट से आपका डे 1 है अपनी स्केलिंग का, कैंपेन क्रिएट करोगे, सेल्स की ही कैंपेन होनी चाहिए और कोई कैंपेन नहीं होनी चाहिए। इसका नाम रखने का स्ट्रक्चर मैं आपको वैसे अपना तरीका वो है कि सेनबॉर्न मेरी एजेंसी का नाम, सीबीओ मेरी कैंपेन की टाइप, स्केलिंग में करूंगा द रीजन फॉर द कैंपेन, और मेरी आज की डेट जो मेरी होगी ये वाली, ये मैंने रखना है। उसके बाद जो बजट है, देखें आपका यहाँ पे 2000 रुपीज़ पर डे से भी स्टार्ट कर सकते हो, 3000 पर डे से भी स्टार्ट कर सकते हो, 4000 पर डे से भी स्टार्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर तो बहुत कम बजट है आपका या आप अभी छोटे लेवल पे स्केलिंग कर रहे हो तो 2000 पर डे कर लो। आपका अच्छा बजट है 4000 पर डे से भी कर लो स्पेंड। लेकिन अगर आपका एड अकाउंट कलेक्टिवली दिन का लाख लाख रुपए स्पेंड कर रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यू कैन इवन स्पेंड विद एटलीस्ट 10,000 पर डे। सो इट्स ऑल अबाउट आपका एड अकाउंट कितना ऑलरेडी स्पेंड कर रहा है पर डे और आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग अपने न्यू क्रिएटिव इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो आज तक पहले यूज़ नहीं हुए हुए हमारे पास। सो हम अगर ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो देयर इज रिस्क कि ज़्यादा पैसे आपके लॉस हो जाएं। कम स्पेंड करेंगे तो वही बात आपकी स्लो स्लो स्केलिंग स्टार्ट होगी। तो अप टू यू। मैं वैसे नॉर्मली 4000 पे रखता हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं स्पेंड कर सकता क्योंकि अभी मुझे क्रिएटिव की विनिंग का भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्रिएटिव कैसा परफॉर्म करेगा। तो 4000 इज़ अ गुड बजट। आपने 4000 पे यहाँ पे रख लेना है। रखने के बाद आप लोग ये देखिएगा अभी तो नॉट डिफाइन आ रहा है, लेकिन आप लोग जब अपनी ऑडियंसेस डिफाइन करेंगे 180 डेज वाली तो यहाँ पे आ जाएंगी। आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद सेल्स हमेशा वेबसाइट पे आनी चाहिए और डाटा सेट आप अपना सेलेक्ट करोगे और उसके साथ आप लोगों का कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट होगा। परचेज सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों ने फर्दर लिमिट द रीच पे क्लिक करके स्विच सेटअप कर लेना है। बिकॉज हम लोग चाहेंगे कि जिस जेंडर और एज ग्रुप को हम चाहे उसी को ऐड दिखे और किसी को ना दिखे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जेंडर पे क्लिक करना है और लेट से मेरा मैन जेंडर आ रहा है उस पर क्लिक करके सजेशन नहीं करनी, मेक श्योर करना कि जेंडर उसी को शो हो। उसके साथ एज ग्रुप जो है वो मैं अपना सेलेक्ट कर लूँगा जिस एज ग्रुप को मुझे दिखाना है, जैसे 18 to 54, और ये भी सजेशन नहीं होगा, फिक्स होगा। अगर तो रिटर्न आ रहे हैं आपको स्मॉल एरिया से तो लोकेशन को छेड़ना, वरना छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिटेल टारगेटिंग में भी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टम ऑडियंस के अंदर बस आप लोगों ने एक ऑडियंस को एक्सक्लूड करना है और वो होगी आपकी परचेज 60 डेज़ की ऑडियंस। इसे यहाँ पे इंटर करके एक्सक्लूड कर दीजिएगा बिकॉज हम नहीं चाहते कि ऑलरेडी जिन्होंने पिछले 2 महीने में हमसे चीज़ परचेज की है उन्हें हमारा ये वाला ऐड दोबारा से दिखे। उसकी रीज़न बताता हूँ। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है या ह्यूमन बेसिक चीज़ है कि अगर आप एक चीज़ परचेज़ करते हो, एग्जाम्पल आपने कपड़े परचेज़ किए, अब अगले 1-2 महीने तक दोबारा कपड़े परचेज़ नहीं करते, आप थोड़ा सा टाइम देते हो फिर से दोबारा चीज़ परचेज़ करते हो। या नॉर्मली अगर आपने एक ब्रांड से एक चीज़ परचेज़ किया, आप नॉर्मली 1-2 महीने तक उस ब्रांड से दोबारा चीज़ें परचेज़ नहीं करोगे। और
अगर इसे एक्सक्लूड करने का एक और नुकसान ये भी है कि अगर किसी बंदे ने आज आपसे चीज़ परचेज की है, मेटा अगले 3-4 दिन तक, हफ्ते तक उस बंदे को बार बार आपके एड्स दिखाएगा। उसका नुकसान क्या है? एक तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो कहेगा यार मैंने ऑलरेडी आपसे चीज़ ले ली, फिर मुझे आपका ऐड क्यों दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो CPM है, कॉस्ट पर इंप्रेशन है, वो बढ़ जाएगा, बिकॉज बंदा आपका ऐड देख के उसे इंगेज नहीं करेगा। मेटा को लगेगा आपका ऐड बुरा है, वो आपका CPM बढ़ा देगा। नंबर 3, फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक ही बंदे को बार बार ऐड दिखेगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या है कि मेटा न्यू लोगों को ऐड नहीं दिखा रहा, उसी बंदे को, एक ही तरह की ऑडियंस को बार बार ऐड दिखाता जा रहा है। तो हम ये सारी चीज़ें नहीं चाहते, इसीलिए हम अपने लास्ट 60 डेज के कस्टमर की ऑडियंस को एक्सक्लूड कर देंगे। सिंपल। नीचे आना है, अपने जो प्लेसमेंट्स है आपकी, उसमें से जो प्लेटफॉर्म है वो ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, 1 सेकेंड, किधर क्या हो ये है, मैसेंजर और थ्रेड्स को हटा देना। ये वो प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म है इन माय एक्सपीरियंस जहाँ से आप लोगों को इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। फेसबुक और इंस्टाग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं लॉन्ग रन की बात करूँ, स्टार्टिंग में जब आपकी वार्म अप कंपेन्स होती हैं, A/B टेस्टिंग कंपेन्स होती हैं, तो आप 5 को सेलेक्ट कर सकते हो, बट इस टाइम आप ये 2 सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप आओगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक्चुअल जो आप लोगों ने 3 ऐड बनाए, 2 ऐड बनाए, वो आप लोगों ने यहाँ पे तीनों ऐड क्रिएट कर देने हैं। ओके, मल्टी एडवर्टाइजर यहाँ पे सेट रखना, अगर आप लोगों का व्हाइट लेबल या PL ब्रांड है। ड्रॉप शिपिंग है तो इसे अनचेक कर देना। अच्छा जी, यहाँ पे अपना URL डाल दीजिएगा अपने प्रोडक्ट का। जो ऐड बनाने का तरीका मैंने बताया है, तो वी गोना स्किप दैट पार्ट। ओके, सो आप अपना ऐड यहाँ पे बना लोगे, एक ऐड बनाओगे, उसे डुप्लीकेट करके दूसरा ऐड और तीसरा ऐड, 3 ऐड आप यहाँ पे डाल दोगे और आप इसे कर दोगे पब्लिश। अभी नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, बट आपको पब्लिश का आएगा क्योंकि अभी मैंने सेटअप नहीं किया हुआ, तो आपको पब्लिश का ऑप्शन आएगा। आपने अपना इस कैंपेन को, स्पेसिफिक कैंपेन को पब्लिश कर देना है। ये तो हो गया कैंपेन को पब्लिश करना। अब आप लोग करोगे क्या? एक तो अगर तो ज़्यादा बजट है या आप ज़्यादा जल्दी स्केल करना चाहते हो, तो हर 3 दिन के बाद आप लोगों ने एक न्यू कैंपेन को इंट्रोड्यूस करवा देना है। लेट्स से आज संडे है, आज मैंने ये वाली कैंपेन लगाई है, अब आप लोगों ने अब 3 दिन के बाद या 7 दिन के बाद अब आपके पास न्यू सेट ऑफ एड्स आ गए हैं। अब आप इसे नहीं छेड़ोगे, ये एक्टिव है, ये छोड़ दो। फिर आप लोगों ने एक न्यू कैंपेन बनानी है फॉर टू इंट्रोड्यूस न्यू क्रिएटिव, मतलब कि विद एवरी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रिएटिव आपकी एक न्यू कैंपेन बनेगी। जो आपकी ऑलरेडी कैंपेन चल रही है उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करोगे, ना उसके अंदर कोई न्यू क्रिएटिव इंट्रोड्यूस कराओगे, ना कुछ, ना एड सेट को एडिट करोगे, वो चलने दोगे आप लोग। और आप लोग वही बात है, हर 3 दिन बाद या हर 7 दिन बाद जब भी आपने न्यू क्रिएटिव इंट्रोड्यूस करवानी है, एक सेम CBO कैंपेन बनेगी, सेम एक एड सेट बनेगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम ऑडियंस को ऐड दिखाओगे और 2 से 3 ऐड आप लोग डाल दोगे। 3 से ज़्यादा एड्स नहीं होने चाहिए, और वैसे आप सिंगल ऐड भी कर सकते हो, बट नॉट मोर देन 3 एड्स, 1 2 3, इनमें से कोई भी नंबर आपका ऐड का होना चाहिए, और आप उसे एक्टिव कर दोगे। ये तो हो गया कैंपेन चलाना। अब बात आती है कि स्केल कैसे करना है और कब कौन सा ऐड बंद करना है। अब हम इस पे बात करते हैं। अब एक तो चीज़ तो ये है कि अब हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने हमने कंपेन इंट्रोड्यूस करवा दी 4000 पर डे पे, और अब वो हमें 3 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, वो हमें प्रॉफिटेबल रिजल्ट दे रही है। अब हम चाहते हैं कि उस क्रिएटिव को हम फर्दर स्केल करें, तो हम लोग क्या करेंगे? अब एक चीज़ ये भी है कि जब आप लोग इतनी सारी कंपेन चला रहे हो तो हर कंपेन को मैन्युअली स्केल करना पॉसिबल नहीं होता, और अक्सर बंदा भूल भी जाता है। तो हम लोग एक रूल बना देंगे मेटा के अंदर कि जो भी कंपेन हमें प्रॉफिटेबल रिजल्ट दे रही है उसे मेटा खुद ही डेली का स्केल कर दे, अगर नहीं दे रही पॉज कर दे या स्केलिंग करे ही ना। तो वो करने का तरीका क्या होता है? आप लोग यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रूल के ऊपर क्लिक कर दोगे, और कस्टम रूल आप लोगों ने बनाना है नेक्स्ट, और रूल का नाम रख दो कंपेन स्केलिंग। ओके, अब जो रूल अप्लाई होगा हर एक्टिव कैंपेन पे होगा, और जो एक्शन होना चाहिए वो होगा इंक्रीज डेली बजट बाय। अब यहाँ पे आप डेली बजट 3% भी इंक्रीज कर सकते हो, आप 5% भी इंक्रीज कर सकते हो, आप 10% भी इंक्रीज कर सकते हो। अब आपको कौन सा करना है वो आपको पता है कि आपका कैश फ्लो कितना है, आपकी इन्वेंट्री कितनी है। कम कैश फ्लो है, कम इन्वेंट्री है, तो 3% स्केल करो, मीडियम है तो 5% करो, ज़्यादा है तो 10% करो, 10 से ज़्यादा नहीं करना आप लोगों ने। और आप लोगों ने जो कैप लगानी है, देयर विल बी, आप मेरी नज़र में कोई यहाँ पे मैक्सिमम कैप नहीं होनी चाहिए, बिकॉज स्केलिंग तो स्केलिंग है ना। तो आप लोग 10,000, आप लोग लेट से 10 करोड़ लगा दो कि मेरा एक कंपेन 10 करोड़ रुपए पर डे से ज़्यादा स्पेंड ना करे। तो और या वही बात है कि यहाँ पे बात आती है योर कैश फ्लो एंड योर इन्वेंट्री। आप कहते हो कि मेरी ये कंपेन लाख से ऊपर पर डे स्पेंड ना करे, या मेरी ये कंपेन 50,000 से ऊपर पर डे स्पेंड ना करे, वो कैप यहाँ पे लगा देना। जब उतनी पर डे स्पेंडिंग पे आएगी वो कंपेन, मेटा उससे ज़्यादा स्केल नहीं करेगा आपकी कंपेन को।
और इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो डेली होनी चाहिए। ये हो गया। इसके बाद अब आप लोगों ने मेटा को बताना है कि ये स्केल करे तो कब करे, उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन आप लोग यहाँ पे बताओगे। जो आपकी कंडीशन होनी चाहिए वो कॉस्ट पर रिजल्ट की बेस पे होनी चाहिए और वो होना चाहिए स्मॉलर देन। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे अगर 500 रुपये के अंदर एक ऑर्डर आता है तो आई एम प्रॉफिटेबल, मुझे 25%, 15% टू 25% का नेट प्रॉफिट होता है अगर 500 रुपये के अंदर मुझे एक ऑर्डर आ गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, कॉस्ट पर रिजल्ट को स्मॉलर देन कर देना 500। मतलब कि अगर तो मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट जो है, जब मुझे ऑर्डर है वो 500 रुपये से नीचे मिल रहा है तो मेरी कंपेन को स्केल किया जाए। अगर वो 500 रुपये से ज़्यादा महंगा मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट मिल रहा है तो मेरी कंपेन को स्केल ना किया जाए। ओके। उसके बाद जो टाइम रेंज है, टाइम रेंज होनी चाहिए आपकी लास्ट 3 डेज इंक्लूडिंग टुडे। इसका मतलब ये है कि लेट्स से कुछ कंपेन होती हैं वो महीना चलती हैं, अच्छा रिजल्ट देती हैं, फिर एकदम से उनकी रिजल्ट आना ड्रॉप हो जाता है या उनका कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ जाता है। तो अगर आप लाइफ टाइम की बेस पे करोगे तो नुकसान क्या होगा, वो स्केल करता रहेगा इवन अगर आपकी कंपेन आपको महंगा रिजल्ट दे रही है। लेकिन लास्ट 3 डेज की करने की बेसिस पे क्या होता है कि अगर तो लास्ट 3 डेज हमें प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिले हैं तभी मेरी कंपेन को स्केल करो। अगर लास्ट 3 डेज में मुझे प्रॉफिटेबल रिजल्ट नहीं मिले तो मेरी कंपेन को स्केल ना करो। वो जो भी पर डे बजट पे चल रही है उस पे उसे चलने दो और आप लोग कर दोगे क्रिएट। अब जब क्रिएट कर दोगे तो मेटा खुद ही रात को 12 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान आपकी सारी कंपेन को देखेगा। जो जो कंपेन आपको लास्ट 3 डेज के अंदर 500 से कम कॉस्ट पर रिजल्ट पे ऑर्डर दे रही होगी उसका बजट जितना भी आपने सेट किया होगा वो बढ़ा देगा। जो नहीं कर रही होगी उसका वही बजट पर डे रहने देगा। नंबर 1। नंबर 2, अब बात आती है कि सर किस कंपेन को बंद करना है और किस कंपेन को चलने देना है। अगर तो आप लोगों को किस किस कंपेन को एक्टिव रहने देना है, विच कंपेन विल रिमेन एक्टिव, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ 7 डेज। हमेशा 7 डेज की बेस पे आप लोगों ने चेंजिंग करनी है या कंपेन को बंद करना है या चलाना है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मेटा कभी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, कभी बुरे रिजल्ट देता है, कभी अच्छे देता है, कभी बुरे देता है। एक कंसिस्टेंट ग्राफ नहीं रहता 99% ऑफ द ब्रांड्स। तो हम लोग 7 डेज की बेसिस पे देखते हैं, तभी पता लगता है कि हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही। और ये मैं हर बंदे को कहता हूँ जो डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं छोड़ दो। डेली बेसिस पे एनालिसिस करोगे परेशान ही रहोगे। 7 डेज की बेस पे देखो, अगर 7 डेज आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिल रहे हैं लेट इट रन। 7 डेज की बेस पे गंदे रिजल्ट मिल रहे हैं फिर चेंजिंग करो। सो आप लोगों ने 7 डेज हर 7 डेज की बेस पे एनालिसिस करना है और देखना है कि आफ्टर 7 डेज कौन सी कंपेन एक्टिव रहेगी। एक जो कंपेन विद प्रॉफिटेबल रिजल्ट, प्रॉफिटेबल रिजल्ट वाली कंपेन आपकी एक्टिव रहेगी, और कंपेन विद ब्रेक इवन रिजल्ट। ये चीज़ आज लोग काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं कि अगर एक कंपेन है जो उन्हें ब्रेक इवन रिजल्ट दे रही है उस कंपेन को भी बंद कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब आप ब्रांड बना रहे हो, जब आप करोड़ों रुपए की सेल कर रहे हो तो आपको हर कंपेन ऐसी नहीं चाहिए जो आपको फ्रॉम डे 1 प्रॉफिटेबल दे। आप लोगों को ब्रेक इवन कंपेन भी चलानी होती हैं बिकॉज यू हैव टू फोकस मोर ऑन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। फोकस मोर ऑन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अगर आप कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू पे फोकस नहीं करोगे तो क्या होगा, आप ब्रांड नहीं बना सकते। ब्रांड कभी भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बेस पे नहीं बनते। ब्रांड बनते हैं कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू की बेस पे, कस्टमर ट्रस्ट बिल्डिंग की बेस पे, साइकोलॉजी की बेस पे। सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। यस, बिजनेस को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए यू नीड प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिटेबल रिजल्ट की कंपेन होनी चाहिए और आपकी ब्रेक इवन वाली भी होनी चाहिए। सिर्फ उसी कंपेन को बंद करोगे जो आपको लॉस में दे रही है रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये के अंदर अगर एक ऑर्डर आता है आपको, तो आप कहते हो कि यार ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, मैं इससे ज़्यादा नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो 5 जो भी कंपेन जो आपको 1000 या उससे नीचे का कॉस्ट पर रिजल्ट दे रही है वो चलती रहेगी, और जो कंपेन आपको 1000 से ऊपर कॉस्ट पर रिजल्ट दे रही होगी लास्ट 7 डेज की बेस पे, उस कंपेन को आप लोगों ने मैनुअली बंद कर देना है। दैट्स इट। और आपका ब्रांड आहिस्ता 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 ग्रो करता जाएगा। आप लोग डेली बेसिस पे अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने भी ब्रांड्स को स्केल किया है, अगर आप एक हफ्ते 1 लाख रुपए डेली कमा रहे हो, अगले हफ्ते 2.5 से 3 लाख डेली कमाओगे, उससे अगले हफ्ते 5 से 6 लाख। मतलब कि यू कैन स्केल 50 to 100% एवरी वीक अगर आप क्रिएटिव अच्छी इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। और एक और चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखना कि अपने विनिंग क्रिएटिव, लेट्स से अब आपने मल्टीपल क्रिएटिव इंट्रोड्यूस करवाए, हफ्ते में 3 से लेकर 6 क्रिएटिव इंट्रोड्यूस करवाए,
अब हर क्रिएटिव तो आपके लिए परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, या हर हुक हर एंगल तो आपके लिए परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो कीप योर आई on all the hooks that are working for you, on all the angles that are working for you। और अब आप मल्टीपल ऑफर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो देखो कौन सी ऑफर मेरे लिए काम कर रही है, कौन सी ऑफर मेरे लिए काम नहीं कर रही। उस पर अगर आप लोग फोकस करोगे ना, तो उसकी बेस पे अपनी फ्यूचर ऑफर्स बनाना, अपने फ्यूचर क्रिएटिव्स बनाना, और मैं आपको गारंटी देता हूँ विद इन 6 मंथ आप अपने ब्रांड को घटिया से घटिया भी आप लोगों के क्रिएटिव हो ना, मतलब एक बिल्कुल भी घटिया नहीं, मतलब कि मैं घटिया तो लफ्ज़ नहीं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि बेसिक क्रिएटिव भी हो, बेसिक स्केलिंग कर रहे हो, तो 6 महीने में 1 करोड़ पर मंथ वाला ब्रांड तो बना ही सकते हो। लोग 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ वाला इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए बनाते हैं। बट आप लोग, वही बात है, इतने बड़े ख्वाब नहीं मैं दिखाता, बट 1 करोड़ पर मंथ तो करना पॉसिबल है, बच्चों वाला काम है, लोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना, इंशाल्लाह आपको मिलेगी रिजल्ट। और अगर आप लोग लेट से ई कॉमर्स कर रहे हो, जब मार्केटिंग कर रही की सर्विसेज दे रहे हो, और आपको मेरी मेंटरशिप चाहिए, ओके, सो मैं हर वीक के सैटरडे को रात के 9 बजे एक क्यूए कॉल करता हूँ तो अपने मेंटरशिप स्टूडेंट्स के साथ, जिसकी फ़ीस $10 पर मंथ है। आप मेरी इस पैट्रॉन पे ज्वाइन करके उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। हर महीने 4 कॉल हुआ करेंगी, उनमें से आप अपनी क्यूरीज पूछ सकते हो, अपना ऐड अकाउंट मुझसे एनालिसिस करवा सकते हो, अपने बिजनेस का एनालिसिस करवा सकते हो। ग्रुप कॉल होगी, 1-to-1 नहीं होगी, और आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स स्टोर अपना मेरी मेंटरशिप के अंडर भी बना सकते हो।